हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। ये सारा सेटअप चेंज्ड है क्योंकि मैं अपने घर या क्लास में नहीं हूँ। मैं लॉकडाउन की वजह से कहीं और हूँ और इसलिए ये बैकग्राउंड ऐसा है। और जो कुछ भी मैं बोलूँगी, जो भी नोट्स के जैसा मैं व्हाइट बोर्ड पे प्रोवाइड करती थी, वो सब आपको यहाँ पर अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर मैं आज बतलाऊंगी आप लोगों को वो क्लास 11 का है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नैथली ट्राउवेरॉय। तो सबसे पहले किसी भी स्टोरी को पढ़ने के पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसके राइटर का नाम जान लें। एक्चुअली ये एक फिक्शन स्टोरी, कोई फिक्शन नहीं है, ये एक रियल डिटेल्स को, हिस्ट्री को, कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है उसको उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की है, जो राइटर है नैथली। और ये बेसिकली अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था और ये जो बेल्जियन एम्बेसडर थे इंडिया के, मतलब वो बेल्जियम कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में, उनकी ये वाइफ थी। तो इसका मतलब, और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी है और एक आर्ट हिस्टोरियन भी है और इन सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री बेल्जियम में पाई है। दैट मीन्स कि भले ही इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ हो, पर ये बेल्जियम को अपना नेटिव कंट्री मानती है, नेटिव प्लेस मानती है। जब आप आगे इस जो पीस ऑफ वर्क है इसको जब आप आगे पढ़िएगा तो वो रिलेट भी करती हैं बेल्जियम के एक जगह फ्लैंडर्स को एज हर नेटिव प्लेस। ये बेसिकली लाइमलाइट में आई, फेमस हुई जब इन्होंने विलियम डालरिम्पल की एक बुक थी सिटी ऑफ जिन्स, जो दिल्ली पर लिखी गई है, उसको इन्होंने पिक्चर्स के फॉर्म में ट्रांसलेट किया। ये इन्होंने सिर्फ अकेले नहीं किया, अपनी फ्रेंड के साथ मिलके किया जिनका नाम था एग्नेस मॉन्टेनरी। ये दोनों मिलकर के उस सिटी ऑफ जिन्स को इन लोगों ने ट्रांसलेट किया और तब ये लाइमलाइट में आई। तो चलिए अब मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ कि इस पैसेज में, इस पीस ऑफ वर्क में आखिर क्या मेंशन्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप इस चैप्टर को बुक में खोलेंगे, कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ फ्रेजेस आते हैं, कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हैं इसमें। सबसे पहला है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग इवेंट को कहते हैं। एक कोई इंसिडेंट, पूरा स्टोरी नहीं, एक लाइफ का या किसी स्टोरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से इवेंट को हम एनेक्डोट बोलते हैं। सेकेंड है डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट रियलिज्म से क्या सेंस है कि जब हम आर्ट के जो अट्रैक्टिव क्वालिटी, मतलब आर्ट के थ्रू एक चीज जो रियल नहीं है उसको हम रियल की तरह शो करते हैं। जैसे कोई पेंटिंग है जो कि रियल नहीं है, पेंटिंग ऑफ कोर्स रियल नहीं है, लेकिन वो पेंटिंग इतना रियलिस्टिक है, इतना सुंदर है कि बिल्कुल रियल चीज के जैसा दिखाई देता है। तो वैसे चीजों के लिए हम डेलिकेट रियलिज्म का टर्म यूज करते हैं। थर्ड इज फिगरेटिव पेंटिंग। Figurative painting means representation of a piece of art through the eyes of a creator imagination. Means क्या है इसका कि जो क्रिएट कर रहा है किसी पेंटिंग को, तो कुछ पेंटर्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनके पेंटिंग को देखिए तो उस पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए, उनके आईज के थ्रू, उनकी इमेजिनेशन के थ्रू उस पेंटिंग को समझने की कोशिश कीजिए। तो इन सारी चीजों को रिलेट करने के लिए जो टर्म है दैट इज फिगरेटिव पेंटिंग। नेक्स्ट इज इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजन मतलब क्या होता है? वो एक विजनरी डिसेप्शन है, मतलब जो चीज आप देख रहे हैं वो एक्चुअली वैसा नहीं है, वो एक आंखों का धोखा है। कुछ इमेजेस वगैरह भी वैसे होते हैं, जैसे कि कुछ लाइंस वगैरह जिसमें आपको लगेगा कि चीजें ऐसे मूव कर रही हैं, हिल रही हैं, लेकिन एक्चुअली दैट्स एन इल्यूजन, वो आंखों का एक धोखा है। तो उसी तरह से इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मतलब क्या? एक टेक्निक जिसमें कि पिक्चर्स को ऐसे बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स ऐसे बनाई जाती है जिससे कि एक डिसेप्शन हो जाता है। जो चीज रियलिटी में बनाई गई है, जो चीज है एक्चुअली वो वैसी दिखती नहीं, थोड़ा उसमें एक चेंज दिखता है। तो चूंकि जो है वो आंख देख नहीं पा रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक डिसेप्शन है, एक इल्यूजन है। फिर कॉन्सेप्चुअल स्पेस, वहीं पे कुछ 5 ऐसे ही वर्ड्स और फ्रेजेस थे। तो कॉन्सेप्चुअल स्पेस मतलब क्या? जो चीज आपके कॉन्सेप्ट में है, आपकी सोच में है, आपकी थ्योरी में है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्पेस। अब जो राइटर है वो इस तरह से शुरू करती है कि एक बहुत पुरानी कहानी है, दैट इज अ वेरी ओल्ड टेल, जिसमें कि एक पेंटर, एक चाइनीज पेंटर है वू डाउजी, उनको वो 8th सेंचुरी का, ये स्टोरी 8th सेंचुरी की है। ये स्टोरी मतलब लिखी गई है कहीं पर, उन्होंने पढ़ी थी, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, एक आर्ट हिस्टोरियन है, तो हिस्ट्री से उन्होंने काफी कुछ कवर किया है
और ये एक्चुअली में कुछ कोई फिक्शनल नहीं है, ये रियल इवेंट्स को एज अ पैसेज, एज एन एसे उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो वो कहती है कि वू डाउजी जो हैं वो 8th सेंचुरी में रहते थे, उस सेंचुरी में वो थे, और उस वक्त उनको एक जो राजा थे वहाँ के, टैंग एम्परर जुआंगजोंग, उन्होंने एक पेंटिंग बनाने के लिए कही थी। तो जब डाउजी पेंटिंग बना रहे थे उसके बाद उन्होंने उसको कवर कर दिया था कि ये देखेंगे तो सिर्फ राजा ही देखेंगे। और जब राजा खुद देखने आए तो उन्होंने देखा कि पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसमें बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स थे, फॉरेस्ट था, बर्ड्स थे, क्लाउड्स था, एक बहुत इमेंस सा स्काई था, उसमें क्लाउड्स जैसे तैर रहे हों, बहुत सुंदर था। और तभी डाउजी कहते हैं राजा को कि देखिए, और ये जो गुफा आप देख रहे हैं, केव है, यहाँ पे एक स्पिरिट रहता है, एक आत्मा रहती है, और वो ताली बजाते हैं, और जैसे ही ताली बजाते हैं उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है और डाउजी उसमें एंटर करते हैं। इससे पहले कि राजा कुछ बोल पाता, अंदर जा पाता, वो दरवाजा बंद हो जाता है और वो पेंटिंग वहां से गायब हो जाता है। उस जो महल का दीवार था जिसपे पेंटिंग बनाई गई थी, वहां से पेंटिंग गायब हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वू डाउजी को भी उसके बाद किसी ने भी दुनिया में नहीं देखा। तो एक्चुअली ये एक स्टोरी है, इसके थ्रू क्या बताना चाह रहे, जिन्होंने भी इस स्टोरी को लिखा होगा या सर्कुलेट किया होगा, वो क्या बतलाना चाह रहे हैं कि जो राजा है वो भले ही लैंड को रूल कर सकता है, वो एक एम्परर है, वो जमीन पर अपना हक जता सकता है, वो लोगों से अपने रूल्स मनवा सकता है, लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है जिसने कि अपने अंदर की दुनिया, कहते हैं कि देयर आर 2 वर्ल्ड्स, एक इनर वर्ल्ड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और एक आउटर वर्ल्ड जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो जिन्होंने आर्टिस्ट जो है वो अपने इनर वर्ल्ड पे उसने कंट्रोल पा लिया है, उसको उसने जीत लिया है, तो उसके लिए आउटर वर्ल्ड जैसी कोई चीज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो भले ही राजा रूलर है, लेकिन अंदर का रास्ता उसको कौन दिखाएगा? आर्टिस्ट। तो वो बोलते भी हैं, वो डाउजी जब राजा को दिखाते हैं अपना पेंटिंग, तो वो जो केव उसको दिखाते हैं, एंड आई विल शो यू द वे टू इट। तो अंदर अपने इनर वर्ल्ड की तरफ, अपने सोल की तरफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ध्यान कौन सिखा सकता है उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करना, तो दैट इज द आर्टिस्ट। और वो खुद गायब हो जाते हैं और वो पेंटिंग भी गायब हो जाती है। इसका क्या सेंस है कि जब एक आर्टिस्ट, जब एक स्पिरिचुअल पर्सन अपने इनर वर्ल्ड की तरफ फोकस करता है, खुद को समझने जाता है और खुद को समझ लेता है, नॉलेज गेन कर लेता है, तो उसके लिए वो मटेरियलिस्टिक दुनिया जो है, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है बाहर की, मे बी बिल्डिंग्स, हमारे ज़माने के हिसाब से बहुत नाम या शोहरत, जंगल, खूबसूरत साइट्स, ब्यूटीफुल साइट्स, लैंडस्केप्स, ये सब कुछ उसके लिए गायब हो जाता है जब वो इनर वर्ल्ड पे क्या कब्जा कर लेता, उसको कंट्रोल कर लेता है, तो उसके लिए बाहर की दुनिया का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यही चीज़ इस स्टोरी के थ्रू बहुत सारे जो भी कॉन्फ्यूशियस और जुआंगजी, ये 2 फिलोसोफर्स हैं चाइना के, थे, तो इन दोनों के बुक्स में काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज मेंशन्ड हैं। और ये स्टोरीज के थ्रू क्या होता है कि एक तरह से इंटरेस्टिंग वे है विजडम देने का, ज्ञान। बेल्जियम में भी एक जगह है एंटवर्प, एक पोर्टल सिटी है जहाँ के फैशन सेंस बहुत पॉपुलर है, फैशन बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ पर एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था, एक लोहार था, जिसका नाम था क्विंटन मैथसीज। तो उसको पेंटर की बेटी से, ही फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, उससे बेटी से उसको प्यार हो जाता है। लेकिन उसके जो पिता रहते हैं, मान लीजिए जो लड़की रहती है जिससे ब्लैकस्मिथ को प्यार हो जाता है, उसके पिता एक बहुत बड़े पेंटर रहते हैं। तो ये बात तो क्लियर थी कि एक पेंटर अपनी बेटी की शादी एक ब्लैकस्मिथ से करेगा नहीं। तो क्या करता है ये जो ब्लैकस्मिथ है क्विंटन मैथसीज, वो एक बार उस पेंटर के, जिस लड़की से वो प्यार करते हैं, उसके पिता के स्टूडियो में घुस जाते हैं और जो पैनल, जो पेंटिंग उसके फादर ने अभी अभी बनाई थी, उसमें एक फ्लाई ड्रॉ कर देते हैं। और जब वो वापस लौट के आता है पेंटर, तो वो उस फ्लाई को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो समझ जाता है कि क्या हुआ था, कि वो फ्लाई एक्चुअली में ओरिजिनल नहीं था, पर किसी ने उसको ऐसा ड्रॉ किया था जैसे कि बिल्कुल वो ओरिजिनल दिख रहा था। जो इतना बड़ा पेंटर है उसको भी धोखा हो जाता है। तो इस वजह से ही इज फोर्स्ड कि वो ब्लैकस्मिथ को अप्रेंटिस की तरह एक अपने अंडर में ले लेता है और उसको फिर पेंटिंग सिखाता है। तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, फिर वो आगे चल के एक बहुत बड़ा पेंटर बन जाता है।
ये जो राइटर हैं इसकी वो ये भी बतलाती हैं कि ये भी एक कहानी बहुत पॉपुलर है चाइना में, चाइनीज बुक्स वगैरह में, कॉन्फ्यूशियस बुक्स में, कि एक आदमी है जो कि बहुत बड़ा पेंटर है, पर वो ड्रैगन का आँख कभी बनाता ही नहीं है, इस डर से कि अगर वो उसका आँख बना देगा, वो पेंटिंग इतना रियलिस्टिक है कि उस पेंटर को ही डर लगता है कि अगर हम इसका आई ड्रॉ कर देंगे तो कहीं ये ड्रैगन उड़ने ना लग जाए। तो ऐसे बहुत सारी पुरानी कहानियां फेमस हैं। अभी हमने 2 स्टोरीज पढ़ी जो एक दूसरे को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करती है। एक स्टोरी जो ब्लैकस्मिथ वाली थी, जिसमें कि जो ब्लैकस्मिथ था वो एक इल्यूजन क्रिएट करके, एक विजनरी डिसेप्शन को क्रिएट करके अपने बिलवड को पा लेता है, जो कि पेंटर की बेटी रहती है, उससे शादी कर लेता है। वो एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को डिनोट करता है जिसमें इल्यूजन इज अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन जो पहला स्टोरी था वो डाओजी की, वो एक एशियन कल्चर ऑफ पेंटिंग को डिनोट करता है जिसमें कि एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट को वो शो करता है। और जो वर्ड है डाओ, डाओ का 2 मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है पाथ या मेथड, कोई भी रास्ता या कोई तरीका, जैसे कि वो राजा को कहता भी लेट मी शो यू द वे। तो दूसरा वहां पे एक और मीनिंग होता है डाओ का, दैट इज द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे, कैसे रहस्यमय तरीके से ये यूनिवर्स काम करती है। तो डाओजी का खुद ऐसा नाम है और उस तरह से वो काम भी कर रहे हैं, मीन्स ही इज शोइंग द किंग एंड द अदर पीपल थ्रू द स्टोरीज दैट व्हाट इनर लाइफ इज, कि इनर लाइफ क्या है, वो स्पिरिचुअल क्या सेंस आता है। अब क्या है कि फर्दर जो राइटर है वो ये बतलाती हैं कि एक चाइनीज पेंटिंग और एक यूरोपियन पेंटिंग में काफी डिफरेंस है। यूरोपियन पेंटर चाहता है कि जो व्यूअर है उसको भी उसी नजरिए से देखे, मीन्स वो सिर्फ एक पेंटिंग है जो कि एक इल्यूजनिस्टिक वे में ड्रॉ की गई है या फिर एक सिंपल ब्यूटीफुल पेंटिंग है। लेकिन एक चाइनीज पेंटर जो है उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होता, वो नहीं चाहता कि जो व्यूअर है वो उसको पेंटर के आईज के थ्रू देखे, जैसा कि यूरोपियन पेंटर चाहता है। लेकिन चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि व्यूअर उस पेंटर की आंखों से, उस पेंटर की पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग को देखे। वो चाहता है कि जो व्यूअर है वो उस पेंटर के माइंड तक जाए, मतलब कि वो पेंटिंग सिर्फ फिगरेटिव नहीं है। चाइनीज पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो उसमें काफी सारे स्पिरिचुअल मीनिंग्स, एसेंस छुपे हुए होते हैं, कुछ इनर लाइफ के बारे में कुछ लेसन्स छुपे हुए होते हैं। तो इस वजह से एक चाइनीज पेंटर चाहता है कि आप उस इनर मीनिंग को समझें, आप उसके माइंड तक पहुंचे जो व्यूअर है वो। इसलिए वो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता ही नहीं है। इनफैक्ट वो एक रास्ता जस्ट क्रिएट करता है कि व्यूअर उस पेंटिंग के थ्रू, उस रास्ते के थ्रू इनर लाइफ तक पहुंच सके, जो एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है उस पेंटिंग की उसको समझ सके। तो जब हम माउंटेन वाटर बोलते हैं तो ये कंप्लीट एक पेंटिंग, एक लैंडस्केप को डिनोट करता है। लेकिन ये सिर्फ किसी इमेज के, किसी पेंटिंग के 2 एलिमेंट्स नहीं है, 2 हिस्से नहीं है। अगर आप एक डाओइस्ट जो थ्योरी है यूनिवर्स का, डाओइस्ट जो व्यू है यूनिवर्स का, उस हिसाब से देखें तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को डिनोट करते हैं जो कि एक दूसरे के बिना अधूरे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट इज one is yang and the other is yin, Y-I-N yin and Y-A-N-G yang। yang जो वर्ड है उसका मतलब होता है माउंटेन, वो माउंटेन को डिनोट करता है, दैट इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स टुवर्ड्स द हेवन। और जो माउंटेन है वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है, वो वार्म होता है, वो ड्राई होता है सन में। तो इस वजह से वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट, इस अर्थ का, इस यूनिवर्स का जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है उसको डिनोट करता है, और एक एक्टिव एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट सबको साथ में डिनोट करता है। तो वहीं पे जो विन है, इन है, Y-I-N इन, ये डिनोट करता है फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स को, क्योंकि यिन जो है वो वाटर के लिए स्टैंड करता है। जहाँ यांग माउंटेन है तो यिन वाटर को सिंबलाइज करता है। और वाटर क्या होता है, वाटर जो होता है वो बहुत ही फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है, कूल, ठंडक प्रोवाइड करता है, और वो अर्थ पे होता है, वो जमीन पर होता है। तो दोनों जब कंबाइन करते हैं यांग और इन, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि एक जो है वो माउंट हेवन की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब भगवान से एक लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और एक है जो जमीन से लिंक्ड है। और दोनों का जहाँ इंटरक्शन होता है, जो थर्ड एस्पेक्ट है, जो कि अक्सर लोग भूल जाते, थर्ड एलिमेंट है,
वो है वॉइड, VOID। वॉइड मैंने वो खाली जगह जहां दो चीजें इंटरैक्ट करती हैं, एक मैस्कुलिन एस्पेक्ट और एक फेमिनिन एस्पेक्ट। इस बात को और क्लियरली समझा जा सकता है जो एक प्राणायाम होता है जिसमें कि हम सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लिए और सांस छोड़े उसके बीच एक बहुत ही कम समय के लिए गैप होता है, एक खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज वॉइड, उसी को वॉइड कहते हैं। और वॉइड के बिना, उस खाली जगह के बिना कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ दो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ जो एक मिडिल स्पेस है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को जो एक चाइनीज लैंडस्केप में एक अनपेंटेड रीजन छोड़ दिया जाता है, अनपेंटेड स्पेस छोड़ दिया जाता है, वो उसी वॉइड को, उसी खाली जगह को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उस दो एलिमेंट्स जो कि इसमें शो किया गया, यंग और येन से डिनोट किया गया, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके इस यूनिवर्स के लिए वो एम्प्टी स्पेस, वो वॉइड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैस्कुलिन एस्पेक्ट और फेमिनिन एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यही वो जगह है जहाँ पे मैन एक फंडामेंटल रोल फाइंड करता है, जहाँ पर जो यूनिवर्स की दो पोल्स है, हेवन और अर्थ, उसको, उसका कनेक्टिंग चैनल कौन बनता है? तो वो ह्यूमन बीइंग्स है। चैनल के लिए इस सेक्शन ऑफ द स्टोरी में, इस चैप्टर में जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज कॉन्डोइट। तो ह्यूमन बीइंग यहीं पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक कनेक्टिंग चैनल बनता है, दो चीजों को कनेक्ट करता है, हेवन को और अर्थ को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बीइंग्स का इस भगवान के इस लैंडस्केप में। आफ्टर ऑल ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स जो है, ये भी तो भगवान का एक क्रिएशन है, एक आर्ट है, एक पेंटिंग नहीं है पर हाँ एक आर्ट है भगवान का। तो इसलिए ये भी एक लैंडस्केप है और इस लैंडस्केप में ह्यूमन बीइंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फ्रैंकोइस चेंग ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो, अगर आप ऐसे ना देखिए, वो बहुत ऑप्रेस्ड है, ऐसी बात नहीं है। वो इस लैंडस्केप का, भगवान के द्वारा बनाए गए इस दुनिया का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और फ्रैंकोइस चेंग ये कहते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स आर, मैन इज द आई ऑफ द लैंडस्केप। जो आदमी होता है वो इस लैंडस्केप का, इस ब्यूटीफुल क्रिएशन, भगवान की इस ब्यूटीफुल क्रिएशन का आई होता है, आंख होता है। आंख से क्या सेंस है? जैसे एक ह्यूमन बॉडी में आई इतना इंपॉर्टेंट है कि आंख के बिना सब कुछ बेरंग दिखेगा, किसी चीज का कुछ, मैंने लाइफ का ही एग्जिस्टेंस, लाइफ ही अच्छा नहीं लगेगा, जीवन अधूरा सा लगेगा। उसी तरह से जो इम्पोर्टेंस एक इंसान के लिए आंख का है, वही इम्पोर्टेंस इस दुनिया के लिए ह्यूमन बीइंग का है। तो ह्यूमन बीइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस दुनिया का। सो दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर का दो पार्ट्स है, उसका ये फर्स्ट सेक्शन है। सेकेंड सेक्शन भी मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगी। और ये जो सेक्शन मैंने अभी आपको समझाया, पढ़ाया, वो एक्चुअली एक्सर्प्ट है, एक लैंडस्केप ऑफ द सोल, इथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें जो कुछ भी मैंने समझाया, होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो एक चैनल है क्रैक मैथमेटिक्स विद दीपशिखा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप उस पर भी जाकर के कोई टॉपिक सर्च कर सकते, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते कमेंट बॉक्स में डाल करके। और अगर आपको, खासकर अगर आप 10th 11th के स्टूडेंट्स और आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक चैनल है साइंस मेड इजी विद स्वर्णशिखा, जो कि खुद का मेरा ही चैनल है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। So guys, see you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and for any queries in English, science and maths, don't forget to visit the channel given in the description box. Thank you.